हिंद, आप सभी का स्वागत है। आइए प्रीलिम्स 2024 के इस मंथन में, इस संकल्प में रिपोर्ट्स और इंडिसेस भी जल्दी से देख लेते हैं। इस पूरे सेशन को हमने दो भाग में डिवाइड किया है। पहले भाग में रेडी रेकनर्स आपके सामने आएंगे, मतलब वो इंडेक्स या वो रिपोर्ट जो कौन सी एजेंसी देती है, जल्दी से हम आपको रिवाइज करा देंगे। और इसके अगले फेज में, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए सुनना, उस फेज में हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी रिपोर्ट पिछले 1 से 1.5 साल में करंट अफेयर्स में रही है और क्या क्वेश्चन बन सकता है। तैयार रहिएगा, थोड़ा सा स्पीड में हम रहेंगे और थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कानों में लगा लीजिए, फोकस करिएगा। पहली चीज आपके सामने आ चुकी है, वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट देता है, बहुत गौर से याद रखिएगा। रेमिटेंस रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी इसको कहा जाता है। तो रेमिटेंस रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक देता है, वर्ल्ड का डेवलपमेंट रिपोर्ट भी देता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट भी देता है वर्ल्ड बैंक। अगला सुनिएगा, आईएमएफ, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। फिस्कल मॉनिटर है, फिस्कल मॉनिटर रखता है हर एक कंट्री का, वर्ल्ड के पूरे इकोनॉमिक आउटलुक देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देता है। अगला है डब्ल्यूटीओ, जो कि वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट देता है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू देता है और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू देता है। ये तीन रिपोर्ट्स हैं जो डब्ल्यूटीओ की तरफ से देखने को मिलती हैं। WHO बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट से लेकर ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट से लेकर वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ये सब WHO देता है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्या देता है? स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट देता है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट देता है, और मतलब आप सोचिएगा स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये भी FAO दे रहा है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर भी यही देता है, FAO। तो फॉरेस्ट वाला यहां थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा। आइए देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी रिपोर्ट्स देता है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट से देता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स देता है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स देता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है। ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट देता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म का भी रिश्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म का कॉम्पिटिटिवनेस भी ये देता है। तो दो जगह कॉम्पिटिटिवनेस आ रहा है, एक है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और है ट्रैवल एंड टूरिज्म का कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। ये ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस की बात करता है, तो ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स देता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस देता है, इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट देता है और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स देखता है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देता है, इसको फिर से सुन लीजिएगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्लोबल जेंडर गैप, इनेबलिंग ट्रेड, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर, ह्यूमन कैपिटल, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए हम आपको कुछ यूएन एजेंसीज में लेकर चलते हैं जो रिपोर्ट्स देती हैं। सबसे पहले आपके सामने आ रही है ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात है, यूनेक्टैड। यूनेक्टैड सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसके बाद में देता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। इसके बाद में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, द इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट देख सकते हैं आप, और आप देख सकते हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सब देता है यूनेक्टैड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा, यूनेक्टैड आपको ये सब रिपोर्ट देता है। अगला यूएनएचसीआर है, जो कि आपको एक ग्लोबल रिपोर्ट देता है, ग्लोबल ट्रेंड दिखाता है, जो कि लगभग आपके माइग्रेशन से रिलेटेड हो सकता है, डेथ से रिलेटेड हो सकता है, तो ग्लोबल रिपोर्ट आता है जो कि आपका यूएनएचसीआर हमें देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, यूनिसेफ, यूनिसेफ हमें देता है रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज और हमें देता है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट। तो चिल्ड्रन रिपोर्ट को भी यूनिसेफ देता है, चूंकि वो चिल्ड्रन से रिलेटेड ही है, और रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज। आईएलओ मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आता है, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट और ग्लोबल वेज रिपोर्ट। तो वेज से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, सोशल प्रोटेक्शन से रिलेटेड आईएलओ आपको देता है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बड़े इंपॉर्टेंट देता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एचडीआर, जिसके नाम से आप जानते हैं एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या कि एमपीआई, और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी यही देता है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी यूएनडीपी का ही एक रिपोर्ट है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, आपको क्या देता है? बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्वायरमेंट आउटलुक देता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक आपको यूएनईपी देता है। एमिशन गैप रिपोर्ट देता है और अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट देता है कि कितना अडेप्टेशन में गैप बाकी है, ये यूएनईपी आपको देता है। कुछ न्यूक्लियर एजेंसीज है, हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। आईएईए, जो कि पीस के लिए आया, एटम के पीस के लिए आया था, ये मुझे टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट देता है। इसकी एक रेड बुक है और एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू भी आईएईए देता है। आईईए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईईए मुझे देता है
या कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, ये मुझे वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, द एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। तो एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट यहां पे भी दिखा आपने आईईए में, और आपने यहां पे देखा था ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जो यूएनईपी दे रहा था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इन्वायरमेंट रिलेटेड हो तो यूएनईपी, आईईए आपको वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट देता है। जल्दी से बताइएगा कि आईएमएफ भी एक इकोनॉमिक आउटलुक दे रहा था, वो आईएमएफ ही दे रहा था। हम आपको जल्दी से लेकर चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखिएगा, ये आपको देता है इनेबलिंग ट्रेड। हम आपको आईएमएफ एक बार जल्दी से दिखाते रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ देता है, याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। चलिए, अगर आप इतना समझ चुके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आने वाले हैं। जब से सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि मुझे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देता है, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट देता है। दो बड़े इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी नाम से लग रहा है, करप्शन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या रिपोर्टर्स सैंस बॉर्डर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देता है। इफ्प्री, दैट इज इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुझे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट देता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स मुझे इफ्प्री देता है। इस रिपोर्ट को बार बार भारत खारिज भी करता है। जर्मन वॉच एक एनजीओ है जो कि हमें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स देता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स हमें देता है। अगर आप ये सारे रिपोर्ट समझ चुके, पढ़ चुके हैं, आइए हम आपको जल्दी से एक छोटे से जर्नी पर ले चलते हैं, जहां कुछ रिपोर्ट जो कि पिछले कुछ महीनों से न्यूज में रहे हैं, उसके ऊपर आइए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हमने आपको बताया था ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट भी आता है, 2024 का आया है। इंडिया का इसमें 39th पोजीशन रहा है, जो कि कहा जाता है कि हाईएस्ट रैंक्ड नेशन है साउथ एशिया में एंड अमंग अदर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। तो अच्छा खासा भारत का ट्रैवल और टूरिज्म का डेवलपमेंट रिपोर्ट आया है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछले साल 2021 में जब ये रिपोर्ट आया था तो हमें 54th पोजीशन मिला था, और मेरा इस साल का पोजीशन इंप्रूव हुआ है। तो फ्रॉम द लास्ट ईयर, यस, और फ्रॉम द लास्ट रिपोर्ट इट हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम 54th पोजीशन टू आवर 39th पोजीशन। पर स्कोर अगर आप देखेंगे 2024 में तो देखा जा रहा है 2.1% लोअर देन इन 2019। मतलब मेरा स्कोर कम हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है और कंट्रीज का भी स्कोर कम हो रहा होगा। मेरा स्कोर तो कम हो रहा है पर मेरी रैंक इंप्रूव हो रही है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। अगली रिपोर्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2024 का, भारत को 159 रैंक दिया गया है आउट ऑफ 180 नेशंस। अब देखिए, इसमें ना स्टेडी डिक्लाइन है ना स्टेडी राइज है, ये ऐसे ऐसे चलता आ रहा है। तो क्वेश्चन अगर स्टेडीली पे आए कि क्या हमारा रैंक स्टेडीली गिर रहा है या स्टेडीली बढ़ रहा है, तो इसमें हम हाँ या ना नहीं कह सकते। ये रैंकिंग जो होती है ये 5 इंडिकेटर पे बेस्ड होती है, पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट। इन 5 इंडिकेटर्स को देखकर रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर अपना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सुनाते हैं। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट एक आई 2024 में, जिसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ साथ रैप ने दिया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका वन लाइनर टाइप बन सकता है कि फूड वेस्ट इंडेक्स आखिर किसने दिया है। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ साथ रैप एक है जो कि है आपका वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम, वो मिलकर ये रिपोर्ट देते हैं फूड का वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी न्यूज में रही है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्विस की एक ऑर्गेनाइजेशन है आईक्यू एयर, उसने दिया है। इसके मानना था कि नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुके हैं भारत में, और भारत की दिल्ली, हावड़ा, मुंबई, ये सब वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज है भारत में। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स या रिपोर्ट 2023 स्विस ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू एयर देता है। FAO of the United Nations and the Indian Council of Agricultural Research, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर सुनिएगा, क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है। FAO और ICR ने एक सर्विलांस डेटा रिलीज किया है, उसका नाम है इनफार। इनफार का मतलब है इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरी एंड एनिमल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरी एंड एनिमल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इनफार की रिपोर्ट है, जो किसने दी है आपको बता दें, FAO ने और ICR ने मिलकर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे लिए बन सकता है। यहां पे ये एनिमल्स और फिशरीज में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ढूंढ रहे थे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, सिप्री की एक रिपोर्ट आती है। सिप्री की रिपोर्ट में ये इंटरनेशनल पीस ढूंढ रहे होते हैं, पर ये बात करते हैं वेपन्स की। आपको बता दें, इन्होंने कहा है आफ्टर रशिया France stand as India's second largest arms supplier, while the US ranks as the third largest provider of weapons to India.
तो सिप्री की एक रिपोर्ट है जो डिफेंस की बात करती है या फिर जो आर्म्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करती है, और सिप्री के हिसाब से भारत में अगर आप देखें तो आफ्टर रशिया फ्रांस स्टैंड्स एज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर व्हाइल द यूएस रैंक्स एज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ वेपन्स टू इंडिया। यहां पे आपसे एक सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, देखते हैं कितने लोग जवाब देंगे, नीचे कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। कौन सा देश, विच कंट्री हैड मोस्ट इंपोर्ट ऑफ डिफेंस वेपन? कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा इंपोर्ट की है डिफेंस वेपन को? जल्दी नीचे से कमेंट करके बताइएगा, वहीं पे हम आपको आंसर कमेंट में बताएंगे कि क्या होगा। नीचे आपका कमेंट अपेक्षित है। अगला देखते हैं, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 60th म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ। कहा जाता है ये म्यूनिक सिक्योरिटी रिपोर्ट भी देती है। हालांकि आपको बता दें ये जो पूरा आपका कॉन्फ्रेंस है ये बड़े बड़े लोगों का है, G7 इसमें इन्वॉल्व है, वर्ल्ड्स लीडिंग फोरम फॉर डिबेटिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। इट इज ऑफन रेफर्ड एज डेवोस ऑफ डिफेंस। तो ये डेवोस ऑफ डिफेंस को भी कहा जाता है म्यूनिक को, और यहाँ पे डेवोस ऑफ डिफेंस म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो कि अपना 60th टर्म की है, और यहाँ पे म्यूनिक सिक्योरिटी रिपोर्ट भी है। तो यहाँ पे देश भर से, दुनिया भर से बहुत लोग आते हैं, एकेडमिक लोग आते हैं, डिफेंस के लोग आते हैं। तो यहाँ पे बस लोग आकर डिस्कस करते हैं कि कैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाए। अगला सुनिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत के ऊपर एक रिपोर्ट दिया जिसमें बोला कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का 93rd पोजीशन है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो मतलब मेरा रैंक जो है वो 93rd है। तो 2023 में भारत का 93rd पोजीशन आया। 2022 में अगर आप देखेंगे तो भारत की रैंक 85 थी, मतलब 85th रैंक थी। आपका स्लाइड हुआ है, मतलब आप 93 से या आप 85 से 93 गए हैं। इंडिया का अगर आप स्कोर देखेंगे तो 39 रहा है 2023 में, स्लाइटली डाउन फ्रॉम इट्स स्कोर ऑफ 14 2022। मतलब हम पिछले साल के मुकाबले इस बार अच्छा नहीं किए हैं, और आप 93 पोजीशन पे हैं, जो कि पिछले साल आप 85th पोजीशन पे थे। अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो वो 133 पे है, श्रीलंका 115 पर है, अफगानिस्तान 162 पे है। मतलब अफगानिस्तान की तो बात ही आप छोड़ सकते हैं, पर फिलहाल पाकिस्तान श्रीलंका से आप तो अच्छे ही दिख रहे हैं यहाँ पे। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो सकती है, लीड्स 2023। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा एक लीड्स का एनुअल एक्सरसाइज किया जाता है। ये 2018 से चल रहा है, इसका 5वां संस्करण है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट कौन निकालता है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से बनाया गया है, और ये 2018 से लगातार हो रहा है। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023, रोड फैटालिटीज राइज इन इंडिया डिस्पाइट ग्लोबल ड्रॉप। तो ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट एक आई है रोड सेफ्टी की, जिसमें लिखा है कि भाई ग्लोबल फैटालिटीज राइज कर रही हैं भारत में डिस्पाइट ग्लोबल ड्रॉप। हमारा आपके सामने एक प्रश्न है, यहाँ पे ये जानबूझकर हमने छोड़ा है, आप हमें बताएंगे ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी। बहुत ईजी है, आप बताएंगे कि कौन ये रिपोर्ट देता है, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हम अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है, FAO ने रिलीज किया है एक ट्रेंड, एशिया पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। 2023 का ट्रेंड है, ये FAO ने रिलीज किया है। इसके हिसाब से 74% ऑफ इंडियंस कुड नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट। ये बात FAO की एशिया पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू की बात कर रहा है। अगला इंसीड के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसका नाम है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। मतलब टैलेंट का कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इंसीड ये देता है इन कोलैबोरेशन विद डेस्कार्टिस इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर। तो इंसीड एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स देती है। भारत का रैंक 103 आउट ऑफ 134 कंट्रीज है। अगर आप देखेंगे इंडियाज रैंक वाज 83 10 years ago, आप 83वीं रैंक पे थे, 83rd रैंक पे थे 10 years ago। आज आप 103 हैं आउट ऑफ 134 कंट्रीज पर। इसका ट्रेंड नहीं आ सकता क्योंकि कंट्रीज भी बढ़ती जा रही हैं लगातार। इंडिया हैज स्लिडेड शार्पली वर्स्ट अमंग द ब्रिक्स ग्रुप। मतलब हम अपने ब्रिक्स में बहुत बुरी तरह स्लाइड किए हैं। तो टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। इंसीड और डेस्कार्टिस के हिसाब से वी हैव स्लिप्ड डाउन इनटू द ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और आज मेरा रैंक 103 के आसपास है आउट ऑफ 134 कंट्रीज, और हम यहां पे 10 साल पहले 83rd रैंक पे थे। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट ये क्या चेक करता है?
डिस्क्रिपेंसी देखता है बिटवीन द गवर्नमेंट्स प्लान्ड फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन, मतलब सरकार कितना फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन प्लान कर रही है, और ग्लोबल प्रोडक्शन लेवल कंसिस्टेंट विद द लिमिटिंग वार्मिंग, मतलब मैं कितना प्रोडक्शन कर रहा हूं और अपने ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने के लिए मुझे कितना करना चाहिए, ये प्रोडक्शन गैप होता है। दिस रिपोर्ट एनालाइजेस एमिशन ट्रेंड्स फॉर 20 मेजर फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, भारत उनमें से एक है। तो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट भारत के लिए भी आई है और ये रिपोर्ट कहती है कि बहुत ज्यादा अभी भी आप अपने वार्मिंग के ऊपर परेशान नहीं हैं, आपके प्रोडक्शन लेवल्स आज भी बहुत हाई हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट है। हंगर हॉटस्पॉट की एक रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट FAO और WFP मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलकर दी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कौन सी एजेंसी लॉन्च करती है, या ये क्या है एजेंसी, किसके तहत ये बनाई गई थी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो FAO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलकर हंगर हॉटस्पॉट चालू किए हैं जो 22 कंट्री को ओवरसी कर रहे हैं। इन 22 कंट्री में जो सबसे खतरनाक जगह है वो है अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सुडान, येमेन। ये हॉटस्पॉट्स हैं ऑफ हाईएस्ट कंसर्न। भारत इसमें शामिल नहीं है। तो हंगर हॉटस्पॉट्स में FAO और WFP का ये बहुत बड़ा फूड इनसिक्योरिटी पे रिपोर्ट। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरा प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट था, ये अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है, UNEP इसको देता है। अब आप अडेप्टेशन गैप देख रहे हो, मतलब आपको अडेप्ट होना है क्लाइमेट चेंज के लिए, कितना गैप है कि आप अडेप्ट कर सको, आज आप कितना खर्चा कर रहे हो, और कितना गैप है कि आप अडेप्ट कर सको ताकि मिटिगेशन आ सके, चीजें आप संभाल सकें क्लाइमेट चेंज को देखते हुए। कंट्रीज कहा गया नीड फाइनेंसिंग ऑफ $215 बिलियन टू $387 बिलियन एवरी ईयर टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, बट आज सिर्फ $21 बिलियन मिल रहा है, जो 100 गुना कम है जितना मिलना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023। अगला इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। आपको देखकर लगेगा कि ये पता नहीं माइग्रेशन की एजेंसी देगी, ऐसा नहीं है। ये OECD की एक रिपोर्ट आती है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, और कहा गया इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ लीडिंग सोर्स ऑफ माइग्रेशन टू OECD नेशंस, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जाने वाले जो लोग हैं, माइग्रेट करने वाले लोग हैं, भारत हैज इमर्ज्ड एज अ लीडिंग सोर्स ऑफ माइग्रेशन इन 2021 एंड 2022, और हमने चाइना और अदर कंट्रीज को सरपास कर दिया है। जो 4 मेजर डेस्टिनेशन कंट्रीज थे वो थे यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, यूके और स्पेन। यहां पे 21 से 35% तक इंक्रीज देखा गया है। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 का OECD द्वारा दिया गया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी चर्चा की है हमने। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 की अगर आप बात करेंगे तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज किया है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। इनका मानना है कि फॉसिल फ्यूल शेयर इन द ग्लोबल एनर्जी अभी रहने वाला है, आज 80% है, ये 73% तक ज्यादा से ज्यादा कम होगा बाय 2030, और इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी हैज रिजन बाय 40% सिंस 2020, पर अभी भी ये गैप बहुत बड़ा है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से अभी भी फॉसिल फ्यूल हमारी इकोनॉमी में, हमारे वर्ल्ड में अपना योगदान रखने वाले हैं। हालांकि क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ चुका है। एक छोटा सा ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट है, इसके ऊपर बहुत चर्चा तो हमें नहीं करनी, बस हमें नाम बताना है कि यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने रिलीज किया है ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024। इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेस लोग हैं वो कैसे टैक्स इवेट कर रहे हैं, जो कि लगभग अपनी जीडीपी का 1 से 2% हिस्सा रखता है। इतना बड़ा बड़ा इवेजन चल रहा है, इसको कैसे कटेल किया जाए, यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने ये बात कही है। अगला, इंटरनेशनल सोलर अलायंस will for the first time compile and release a global solar stocktake report। तो ये आने की संभावना तो कम है, पर फिर भी आपको बताते हैं, to expand solar installations in Africa and then expand it to West Asia, Latin America and the Caribbean। global stocktake report की बात की जा रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। आपको बता दें फ्रांस और इंडिया की ये पहल है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से आज अपने लोगों को जोड़ रहा है, कंट्रीज को जोड़ रहा है। आपको बता दें वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो एक बहुत बढ़िया इंडेक्स जारी करता है जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देता है वीपो। इस इंडेक्स के हिसाब से अगर आप भारत की रैंक देखेंगे तो आपको 2023 की रैंक मिलेगी 40, 2022 में भी 40,
2021 में 46, 2020 में 48 और 2019 में 52। तो मतलब अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 19 से लेकर 23 तक क्या आपकी रैंक सुधार हो रही है, आप लिख सकते हैं जी हाँ, स्टेडिली सुधार हो रही है। बस लास्ट की अगर आप ये दो में देखेंगे तो मैं उस कांस्टेंट पोजीशन को होल्ड किया हुआ हूं। तो 2023 में भी हम 40 पे थे, 2022 में भी हम 40 पे हैं। तो स्टेडिली का क्वेश्चन अगर आता है, टिल 2022 तो सही हो रहा था, पर 22 और 23 में अगर आप देखें तो स्टेडिली वर्ड हट जाएगा। पर अगर क्वेश्चन आता है कि हाँ हम इंप्रूव कर रहे हैं लगातार, दैट वुड बी करेक्ट, बिकॉज 52 से आप 48 गए, फिर 46 गए, फिर 40 गए और आज भी आप होल्ड किए हुए हो 40 पे। तो इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। हावेवर इट रैंक्स लो इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास कम है, जिसका R&D टू जीडीपी रेशियो हमारे यहाँ बहुत कम होता है, इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं, नहीं तो हम और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है 2021 का, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है ये। वैसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, पर हम आपको इस एजेंसी का नाम देना चाहते थे, एपिक, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। एक याद करिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो आपका IQ रिलीज कर रहा है, और ये आपका एपिक है जो कि आपका एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिलीज कर रहा है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स एपिक रिलीज कर रहा है, ये दैट्स नॉट एज इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ सकते हैं, पर ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, सोफी 2023। ये कौन दिया होगा आप खुद सोच सकते हैं, FAO इसमें शामिल होगा। सोफी मतलब स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। दिस हैज बीन रिलीज्ड विद थीम अर्बनाइजेशन, एग्री फूड सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड हेल्दी डाइट्स अक्रॉस द रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूअम। आज हमारी सारी चर्चाएं रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूअम पे ही होती हैं। FAO हो, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है और WHO है, ये सारे मिलकर आपका इसको कंपाइल करते हैं। और आपको बता दें FAO इसको रिलीज करता है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, सोफी। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट, ये एक असेसमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन रेंज का, ताकि हम अबंडेंस और कंजर्वेशन स्टेटस का पता कर सके। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स पार्टनरशिप, a group of 13 government including SACON, the Wildlife Institute of India, Zoological Survey of India and non-governmental organization। तो ये 13 गवर्नमेंट और बाकी के एजेंसीज इसमें मिले हुए हैं। तो स्टेट ऑफ इंडिया की बर्ड रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो याद रखिएगा, इसमें गवर्नमेंट भी है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। WHO ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है टोबैको कंट्रोल मेजर्स पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके आने की संभावना 90% प्लस है। आपको पता है WHO का ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल चल रहा है, जिसको भारत ने ऑलरेडी साइन किया हुआ है। ऑलरेडी भारत ने इसको साइन कर दिया है। अभी भारत ने या WHO ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की, उसका नाम है एमपावर। एमपावर, एमपावर क्या है? ये कुछ कॉस्ट इफेक्टिव और हाई इंपैक्ट मेजर्स हैं जो कंट्रीज के डिमांड ऑफ टोबैको को कंट्रोल करेंगे। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एमपावर का, और ये किसने दिया है? WHO ने दिया है। WHO ने इसको दिया है, ये मेजर है। WHO had introduced the Empower measure in 2008। आने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है। एमपावर ये टोबैको की डिमांड को कम करने के लिए है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक हीट इंडेक्स भी लॉन्च किया है। ये कि भले ही एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हो, पर यहाँ पे कलर कोडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कलर कोड जो उसने यूज किया है वो है ग्रीन कलर, जिसमें दिख रहा है हीट इंडेक्स लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस है। येलो का मतलब है एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स जो 36 से 45 हो सकता है। ऑरेंज का मतलब 46 से 55 डिग्री है। एंड फोर्थ है रेड, मतलब एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स आपका 55 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो रेड कलर कोडिंग होगी। ये हीट इंडेक्स इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में लॉन्च किया है, और ये यूएस के ही सर्विसेज पे बेस्ड है, या यूएस जैसे अपनी एजेंसी निकालती है उसी पे बेस्ड है। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सारे वर्ल्ड के पासपोर्ट को पढ़ता है, समझता है और देखता है कि अगर ये पासपोर्ट मेरे पास है तो मैं कहां कहां जा सकता हूं विदाउट अ प्रायर वीजा। अगर मैं बहुत जगह जा सकता हूं विदाउट अ प्रायर वीजा तो मेरा स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। दिस इंक्लूड्स 199 पासपोर्ट्स एंड 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस। अगर आज आप अपनी रैंक देखेंगे तो आप 80th रैंक पे हैं। 2022 में आपकी रैंक कम थी, मतलब आप अच्छे रैंक पे थे, आज आपकी 80th रैंक हो चुकी है। पहले भी आपकी रैंक ज्यादा ही थी, तो मतलब आप स्टेडिली का क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर सकते हैं। क्या हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपका रैंक स्टेडिली बढ़ रहा है या घट रहा है? नहीं, ये स्टेडिली घट रहा है या बढ़ रहा नहीं है। अगला, ग्लोबल पीस इंडेक्स हैज बीन रिलीज्ड। ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन देता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP ने ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया है। इंडिया ने 126th पोजीशन हासिल की है, 2 हायर देन इट्स प्रीवियस पोजीशन। मतलब हम लोग 2 रैंक हायर जा चुके हैं, 126 पे आ चुके हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस आपको देता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो बार बार सवाल आता है और इस पर ध्यान दीजिएगा। यह है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी की ट्रांजिशन आप कैसे कर रहे हैं, इसका इंडेक्स है। स्वीडन लगातार टॉप कर रहा है, फॉलोड बाय डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्विट्जरलैंड इन द टॉप 5। फ्रांस वाज द ओनली G20 कंट्री इन द टॉप 10, फॉलोड क्लोजली बाय जर्मनी एक्सेट्रा। इंडिया की रैंक एनर्जी ट्रांजिशन आपका कैसे हो रहा है, इसके ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जब रिपोर्ट दिया, भारत की रैंक 67 थी आउट ऑफ 120। अगर हम इसका पुराना संस्करण देखते हैं तो मेरे पास जो रैंक थी वो थी 87 और उसके पहले मेरे पास थी 74। तो मैं 74 से 87 गया और उसके बाद 67 गया हूं। स्वाभाविक सी बात है ना, आप स्टेडीली बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। तो सवाल अगर आता है कि स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है, स्टेडीली डिक्रीज हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि भारत की रैंक ना ही स्टेडीली इंक्रीज हो रही है ना ही स्टेडीली डिक्रीज हो रही है, क्योंकि 74 से आप जाते हैं 87, मतलब बढ़ते हैं, और फिर आप 67 पे आते हैं, घट जाते हैं। तो यहां एक जगह बढ़ रहा है फिर घट रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड कि स्टेडीली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। अगला, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट की है जो हमने आपको पहले बताई, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यूनेक्टैड देता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसके हिसाब से इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड इन 2022। मतलब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में भारत तीसरा पायदान पे था, लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के। एफडीआई भारत में बढ़ रहा है, 10% से बढ़ चुका है और $49.3 बिलियन है। पर हम आपको यहां पे एकदम साफ साफ बता दें कि 2020 के समय की बात है, भारत में $64 बिलियन का एफडीआई आया था, और तब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर 44 है, फिर 49 है। इसका मतलब है मेरा स्टेडीली वाला क्वेश्चन यहां पर गलत हो जाएगा कि क्या भारत में एफडीआई लगातार बढ़ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफडीआई बढ़ता घटता रहता है, स्टेडीली ना बढ़ रहा है ना स्टेडीली घट रहा है। ये रिपोर्ट याद रखिएगा, यूनेक्टैड देता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट दी है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 की है। कहा जाता है कि ओवर 296 मिलियन पीपल यूज ड्रग्स इन 2021, जो कि एक इंक्रीज था पिछले डिकेड से। Number of people who suffer from drug abuse या drug use disorders has reached 39.5 million, a 45% increase। मतलब बढ़ रहा है यूजर भी और जो सफर कर रहे हैं वो भी। आईएमडी ने रिलीज किया, मतलब ये आईएमडी क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अब ये क्वेश्चन बड़े मुश्किल होते हैं। इसने एक रिपोर्ट दिया है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग दे रहा है। अब देखिए, ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बन सकता है जो आपके आसपास भी नहीं होगा। भाई, किसी को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता है, पर अगर आपके दिमाग में आवाज गूंजे तो याद रखिएगा, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है 2023 की। आईएमडी जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, उसने रिलीज किया है। डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड स्वाभाविक सी बात है टॉप पे होंगे। इंडिया का रैंक 40th है। इंडिया का रैंक 40th है, जो हम स्लिप कर चुके हैं। 3 स्पॉट हमने स्लिप किया है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, बट हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम इट्स 43rd रैंक इन 2019-21। मतलब हम यहाँ पे फिर से स्टेडीली और वर्ड क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारा 40th रैंक हो सकता है, और अगर स्लिप किए हम 3 स्पॉट को फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, हो सकता है हम और अच्छे पे थे, हम 37 पे थे, फिर हम 40 पे आए। पर ये अगर आप पिछले से मुकाबला करें तो हम 43 पे थे। मतलब 43 से 37 से 40 स्टेडीली का क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू ने रिलीज किया है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। याद रखिएगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज करता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। कहां रहा जा सकता है, लिवेबिलिटी कहां है। इसके हिसाब से टॉप लिवेबल सिटीज हैं वियना ऑस्ट्रिया, कोपेनहेगन डेनमार्क, मेलबर्न और सिडनी। बॉटम 3 एल्जियर्स अल्जीरिया, त्रिपोली लीबिया और डेमास्कस सीरिया आता है। इंडिया में अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली, मुंबई आर एट 141st पोजीशन एंड चेन्नई एट 144th पोजीशन। अहमदाबाद और बेंगलुरु को मिला है 147, 148 कंट्रीज का रैंक मिला है। मतलब टॉप 100 में हम कहीं दिख नहीं रहे हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के हिसाब से ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें बॉटम 3 एल्जियर्स, त्रिपोली, दमास्कस हैं। टॉप लिवेबल है वियना, कोपेनहेगन, मेलबर्न और सिडनी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर गैप रिपोर्ट याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जेंडर पैरिटी देखता है कुछ एरियाज के अक्रॉस। पहला एरिया है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल, चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये 4 पैरामीटर्स के अक्रॉस में जेंडर गैप रिपोर्ट आता है। डायरेक्ट पीटी का क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट है, मतलब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी है। भारत का अगर आप रैंक देखेंगे तो फिलहाल आ गया है रैंक 127।
अगर आप पुराने कुछ देखेंगे तो आपको 2022 में पता चल जाएगा कि हम लोग थे 135 पर, उसके पहले थे हम लोग 140 पर, और उसके पहले थे हम 112 पे। तो जो स्टेडिली वाला क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे गलत होता हुआ दिखता है, क्योंकि 112 से आप 140 पे गए, फिर आप 135, अभी आप इंप्रूव तो कर रहे हो पिछले 3 साल से, पर 2020 में आप 112 रैंक पे थे। तो ये कुछ रिपोर्ट्स थी जो हमें बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही थी। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया जरूर वो नीचे जवाब देके बताइएगा, और जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कंसाइज वे में कैसा लगा, ब्रीफ वे में कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। आपको बता दें, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ होती रहती हैं। अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो आप ऐप पे हमें फॉलो कर सकते हैं। CMC कोड से आप कुछ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये रैंकर्स ने बहुत ज्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ चीजें जरूर देखी हैं। आपकी समस्या का समाधान अनअकैडमी के पास आ चुका है, भले अपडेटेड करंट अफेयर्स हो, रिवीजन हो, या आपके लिए सेशंस करने हो। 24999 में आपको बता दें 15 महीने का कोर्स हम आपको दे रहे हैं। इसका मतलब हम आपका साथ प्रीलिम्स और मेंस तक का नहीं छोड़ेंगे, हम मेंस तक आपके साथ रहेंगे। CMC कोड पर आप ये लाभ ले सकते हैं, तो जरूर आप जब भी सब्सक्राइब करें CMC कोड डालें ताकि आपको ये लाभ मिल सके और आप डायरेक्ट हमारे टच में आ सके। आरंभ बैच है 31 में से चल रहा है। ट्रायम्फ इज अ टोटल इंग्लिश बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 8 ऑफ जून, एंड आई मस्ट टेल यू ये दोनों बैच जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइब किए जाते हैं, लोग यहाँ पढ़ते हैं, कंटेंट बेहतरीन तरीके से यहाँ मिलता है। 9 जून को GS और CSAT का टेस्ट होगा जो 2 घंटे का होगा। ये टेस्ट उन लोगों के लिए जो 2024 का रिहर्सल करना चाहते हैं। GS और CSAT में आप पेपर दीजिए, अपना ऑल इंडिया रैंक पाइए, और अगर आप बढ़िया परफॉर्म करते हैं तो हम आपके साथ अगले 30 दिन तक रहेंगे। आपके टॉप 500 लोगों को हम अपनी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी दे देंगे। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। और ₹1 में ये पूरा CSC का 2024 का हम आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। ₹1999 में हमारा CSAT का भी एक बैच चल रहा है जिसको आप देख सकते हैं। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।